तो इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या इच्छा शक्ति की कमी थी राज्य सरकार की, या फिर जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटर थे अपने हिसाब से काम नहीं करवा पाए? आज यहीं आप जयजयपुर के स्कूल में जाके देखेंगे और एक प्राइवेट स्कूल से तुलना करेंगे तो उस प्राइवेट स्कूल में 50 की स्टाफ है और यहाँ 10 की स्टाफ है। अपराधों के ऊपर लगाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन शराब लगातार मिल रही है, तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये? देखिए, कुछ समय से तो आप भी इन चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे कि पुलिस का धमक अब अपराधियों में नहीं रहा। कि फ़ायदा को देखते हुए, पार्टी का फ़ायदा देखते हुए अगर ऐसे लोगों को टिकट देती है और जीत कराते हैं तो उनका जो प्रतिनिधि रहता है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो कितना सही है विकास के लिए प्रदेश की या फिर पार्टी विकास के लिए जनता के साथ खिलवाड़ करना? अब देखिए, उस क्षेत्र के जनता लोगों को भी इतना जागरूक होना चाहिए कि जिसको हम अपने हाथ पैर और मुंह बना करके चाहे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भेज रहे हैं या लोकसभा में भेज रहे हैं, मैं तो लोकसभा विधानसभा की बात अलग है, अपने एक वार्ड की पंच बना रहे हैं या सरपंच बना रहे हैं, तो कैसे लोगों को बनाना चाहिए, ये मतदाता में जागरूकता होनी चाहिए। बड़ा तो आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी 5 साल में बेहतर काम की है अगर तुलना करें बीजेपी की? देखिए, हाँ, लेकिन 5 साल में भूपेश बघेल ने जो किया, एक काम मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के आम लोगों के स्वाभिमान को उन्होंने बढ़ाने का काम जरूर किया। छत्तीसगढ़िया कहलाने से कोई लोगों को तकलीफ नहीं होता, बड़े गर्व के साथ हम छत्तीसगढ़िया हैं। नहीं तो 20 महीने का तुलना अगर कांग्रेस की 5 साल से करें तो कहीं ना कहीं हम उसे बेहतर काम करके दे रहे हैं। जी, निश्चित रूप से विष्णुदेव साय ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे मोदी की गारंटी करके जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में वादा किया था, किसानों को तो 3100 रुपये दे ही रहे हैं, ये सबके सामने है। जी, आप अपने राजनीतिक करियर का बहुत लंबा अरसा बीएसपी को दिए हैं, लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि बीएसपी से मोह भंग हुआ आपका, बीजेपी की ओर आपका शिफ्ट आना हो गया? बहुजन समाज पार्टी में कभी नहीं छोड़ता, लेकिन बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा में जुड़ करके काम करने के बाद भी उस विचारधारा के लोगों ने मुझको छोड़ा। आपको भी उसका डर था, तो अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के पास जाके अपने आप को सुरक्षित कर लिए, ऐसा उनका कहना है। 10 साल मैं विपक्ष में रहा, किसी भी चीज़ को बोलने से न चूका। आज भी लोग अगर मेरी इंटरव्यू को सुनेंगे या आप भी देख रहे होंगे, तो हमने उन बातों को बोला जो शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा। जी। नमस्कार, आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं TNR न्यूज़ का खास कार्यक्रम सवाल जो आपका है, और मैं हूं आपके साथ रुपेश ठाकुर। साथियों, जैसे कि आप जानते हैं, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम लगातार अलग अलग विधानसभा लोकसभा क्षेत्रों में जा रहे हैं, नेता मंत्री विधायक और सांसदों से आपकी मुलाकात करवा रहे हैं और जानने समझने का प्रयास करें उनके व्यक्तिगत जीवन के सफ़र और संघर्ष को, और साथ ही कुछ ऐसे सवाल जिसका सीधा सरोकार रहता है आपसे। आज हमारे साथ जो मेहमान है वह बेहद खास है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के जाने माने एक चेहरा है, राजनेता है। हम बात करें केशव चंद्र जी के, जो 2 बार विधानसभा से विधायक रह चुके हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी, धन्यवाद। राजनीतिक चर्चा में आगे बढ़ेंगे सर, उससे पहले हम शुरुआत करना चाहेंगे, क्योंकि हमारा कार्यक्रम का पहला पड़ाव रहता है कि हम जानना चाहते हैं कि कौन है जो हमारे साथ मेहमान है, उनका व्यक्तिगत जीवन कैसा गुजरा, सफ़र कैसा रहा। तो कौन है केशव चंद्र जी? जी, मैं एक सामान्य किसान परिवार से जुड़ा हुआ ग्राम मोथीडी का एक किसान हूँ। मेरे पिताजी विशुद्ध किसान थे, और ये हमारा जो पीढ़ी है, हम लोग अपने पीढ़ी में 5 भाई हैं, वहीं से एजुकेशन की शुरुआत हुआ। मेरे बड़े भाई साहब साइंस कॉलेज रायपुर से पढ़ करके हायर सेकेंडरी स्कूल में प्रिंसिपल बने। उनके बाद वाले भाई भी वहीं से पढ़ करके वो भी हाई स्कूल के प्रिंसिपल बने। फिर मैं गांव से बिलासपुर में मल्टीपर्पज़ स्कूल में पढ़ाई किया, साइंस कॉलेज में ग्रेजुएशन किया, CMD कॉलेज पे
पोस्ट ग्रेजुएशन किया और डीपी विप्र में एलएलबी की पढ़ाई की। जी। उसके बाद मैंने नौकरी नहीं किया। ऐसी पढ़ाई के दौरान माननीय कांसी राम साहब उस समय बहुजन समाज पार्टी के एक सभा ले रहे थे, तो उन्होंने जो सोशल इंजीनियरिंग की बात बताई। ये सभा कहाँ पास हो रही थी? ये गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट मल्टीपर्पज के मैदान पे ही, बिलासपुर में। जी। तो मैं गुजर रहा था, उनके भाषण को मैंने सुना, तो उनके भाषण से मैं बहुत प्रभावित हुआ। और मेरा परिवार कोई राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं था। पहली बार मैं बोलता हूँ किसी राजनीतिक दल का मैं सदस्य बना, बहुजन समाज पार्टी का, तो उस समय बहुत प्रभावित हुआ। मेरे छोटे भाई भी बिलासपुर में पढ़ करके पुलिस की नौकरी में चला गया, सबसे छोटा भी डॉक्टर है। तो हमारा पहला पीढ़ी है, पिताजी के प्रेरणा से, माँ के प्रेरणा से हम लोग जो है शिक्षा के क्षेत्र में गए। विशेष रूप से मेरे नाना जो बनारस विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किए थे, उनका बहुत प्रभाव था शिक्षा के क्षेत्र में। तो ये पढ़े हैं और मैंने नौकरी नहीं किया, क्योंकि विद्यार्थी जीवन काल से ही थोड़ा समाज सेवा की तरफ रुझान था। लोगों की परेशानी दिक्कतों को देख करके, खास करके मजदूर और किसान की पीड़ा को देख करके उनके लिए कुछ करने की एक अपनी मन में सोच थी। तो कहीं नौकरी के लिए मैं प्रयास नहीं किया। पढ़ाई के बाद लंबे समय तक खेती किया, फिर व्यवसाय से जुड़ करके मैं दुकानदारी भी किया। उसके बाद राजनीति में जुड़ा। अब पहली सफलता मेरी श्रीमती गीता चंद्र जी जिला पंचायत के सदस्य बनी और जिला जांजगीर चांपा में हमने संघर्ष किया अध्यक्ष के लिए। हमारे बहुजन समाज पार्टी के 4 जिला पंचायत सदस्य जीते थे, लेकिन हम अध्यक्ष के लड़ाई पे कूद पड़े और 4 को हमने 9 वोट किया। हालांकि 1 वोट से पराजय हमको झेलना पड़ा। उस समय भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और कांग्रेस। 8 की बात है, 8 की बात है कि 13 की बात? 5 की बात है। ओके। 5 की बात। तो उसमें हार का सामना करना पड़ा। फिर 8 पे बहुजन समाज पार्टी ने जब पहली बार सामान्य सीट हुआ तो मुझको यहाँ से प्रत्याशी बनाया। चुनाव लड़े, बेहतर ढंग से लड़े, लोगों का सहयोग मिला। जीत नहीं पाए, 9000 वोट से उस चुनाव पे हमको महंत राम सुंदर दास जी से हारना पड़ा। लेकिन निरंतर प्रयास करते रहे, लोगों के बीच पे रहे, लोगों के हर ज़रूरत पे उनके बीच पे रहे, सुख पे दुख पे संघर्ष करते रहे, किसानों के लिए लड़ाई लड़ते रहे। तो 13 में क्षेत्र की जनता ने पुनः जो है एक बार अवसर दिया। जी, इस पर आएंगे सर। जैसे कि भी आपने बताया कि 2 आपके जो बड़े भाई हैं वो प्रिंसिपल बन चुके थे, आपके ऊपर भी दबाव कहीं ना कहीं था कि आप गवर्नमेंट जॉब में करें, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी था। तो क्या कुछ घर तरफ से आपको सपोर्ट मिला कि कहीं ना कहीं एक गुस्सा का भी सामना करना पड़ा होगा जब आप कहे होंगे कि मुझे जनता की सेवा में जाना है, फिर किसानी करना है? नहीं, देखिए, चूँकि पिताजी मूल रूप से किसान थे, तो मेरा पहला प्राथमिकता खेती था। और वो गांव, जिस गांव में मैं पैदा हुआ, बहुत अकालग्रस्त गांव था। तो खेती को हमने प्राथमिकता दिया और बहुत बेहतर ढंग से खेती किया। उस खेती को आगे ले जा करके गांव को लोगों को खेती करना सिखाया। ट्यूबवेल, ट्रैक्टर, हार्वेस्टर, ये तमाम सुविधा आधुनिक। और कभी मेरे घर पे कोई दबाव नहीं डाले। नहीं, उन्होंने कहा कि भाई आप स्वतंत्र हो, आप जिस लाइन को चुनो, है वो लाइन आपका सकारात्मक रहना चाहिए, कहीं नकारात्मक न रहे, सकारात्मक रहे। जिस क्षेत्र में जाना है जाइए। परिवार वालों ने भी सहयोग किया, भाई लोगों ने भी सहयोग किया, रिश्तेदार नातेदार गांव वालों ने भी सहयोग किया। और खेती से फिर बच्चे पढ़ने लायक हुए तो जयजीपुर आ गया, छोटा सा दुकान खोला, बच्चे लोगों को पढ़ाया। और 13 में पहली बार क्षेत्र के जनता ने 2700 मतों से मुझको जिताया। जी। फिर 13 से 18 तक एक विधायक के रूप में मेरा सफर रहा। 18 में चुनाव लड़ा तो 22,000 मतों से क्षेत्र के लोगों ने जिताया। 18 से 23 तक दूसरे कार्यकाल में मेरा सफर रहा। और 23 में मैं बुरी तरह से पराजित हुआ, तीसरे नंबर पे रहा और केवल 26,000 वोट मेरे को मिला। आज भी मैं प्रयास कर रहा हूँ लोगों के बीच में
कि मेरा कमी कहाँ रहा, किस लिए नाराज थे। लेकिन आज तक एक भी जनता ने मेरे को अपना कमी नहीं बताई। केवल एक ही चीज़ बोलते हैं कि वो घोषणा पत्र ऊंचा ऊंचा कर्जा माफ का है, भारतीय जनता पार्टी का जो है महतारी बंधन का प्रभाव रहा, जिसके कारण हम आपको वोट नहीं दे पाए। खैर, कहीं न कहीं अपने में कमी रहा होगा, जिसके कारण लोग नाराज थे, तो उसको ढूंढ रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। अब राजनीति आप तो जानते हैं उतार और चढ़ाव का है, जीवन ही उतार और चढ़ाव का है, और राजनीति भी उतार और चढ़ाव का है। बड़े बड़े नेता हारते हैं, जीतते हैं जी। आज भी हमारा संघर्ष जारी है, और आज भी हमारी लड़ाई जो मजदूर और किसानों का है, वो लड़ाई जी। आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन बहुत तगड़ा है सर, तो क्या जो जनता की सेवा की जैसे अभी आपने जिक्र किया, तो शुरुआत से ही था कि कहीं मुझे जाके एक जॉब सिक्योर करना है ताकि लाइफ सिक्योर हो सके? आपके मन में क्या चल रहा था उस समय? नहीं, ये मैं चूँकि ग्रामीण अंचल से था, वो गांव का रहने वाला था, तो बचपन से ही इन पूरे संघर्षों को देखा हूँ कि किसान पानी नहीं गिर रहा है तो कैसे टकटकी लगाए हैं, उनकी धान बेचने की समस्या, बिजली की समस्या, ट्यूबवेल खुदवा लिया तो उसको बिजली नहीं मिल पा रहा है, खाद की समस्या, पानी की समस्या, बीज की समस्या। वैसी मजदूरी के अभाव में जब काम नहीं मिलता था तो कैसे अपने परिवार को छोड़ करके, घर में ताला लगा करके, बच्चे लोगों को अपने नाते रिश्तेदार के घर में छोड़ करके बाहर कमाने के लिए जाते थे। तो ये पीड़ा बचपन से ही देखते आया हूँ। तो बचपन से ही एक मन में लालसा था कि इनके लिए कुछ करना है, चाहे जितना भी हो सके। इसीलिए हमने कभी भी किसी भी जगह नौकरी के लिए अप्लाई नहीं किया। पढ़ाई ज़रूर किए, लेकिन नौकरी के लिए कहीं अप्लाई नहीं किया। आपसे पहले आपके परिवार का किसी प्रकार से कोई राजनीतिक संबंध नहीं रहा है। आप जब राजनीति में आने की बात आपने अपने घर में कही, या फिर जब आप राजनीति में आए तो किस प्रकार का माहौल घर में था और आपके दिमाग में क्या चल रहा था? क्योंकि जब हम बात करते हैं राजनीति की तो इसको एक दलदल के रूप में देखा जाता है। देखिए, बहुत अच्छा माहौल रहा हमारे घर में, सभी लोगों का सहयोग मिला, और ये बात आज भी मैं बोल रहा हूँ, राजनीति से मेरे और परिवार के लोगों को आज भी कोई खास रुचि नहीं है। आज भी खास रुचि नहीं है, लेकिन मेरे राजनीति में आने के कारण वो उसमें रुचि लिए और मेरा सहयोग किए जी। और आज भी राजनीतिक रूप से मैं जहाँ हूँ वहाँ उनका सहयोग निरंतर बना हुआ है। उनकी अपनी कोई राजनीतिक सोच नहीं है जी। जहाँ तक हमें जानकारी है, आपका जो सफ़र है बहुत ग्राउंड लेवल से शुरुआत की थे आप, और आप जहाँ भी है आपका मेहनत का फलस्वरूप है। तो शुरुआत में बूथ स्तर पर जब काम करना शुरू किया, उसके बाद जिला अध्यक्ष, प्रदेश का उपाध्यक्ष, तो किस प्रकार का सफ़र आपका रहा राजनीति में आने के बाद? देखिए, राजनीति में आए तो बहुजन समाज पार्टी में उस समय पिछड़े वर्ग के बहुत कम लोग राजनीति में जुटे रहते थे। चूँकि मैं पढ़ा लिखा था और निरंतर उसमें लगा रहा, लोगों को जगाते रहा। माननीय कांशीराम साहब जी के जो विचारधारा सभी वर्गों के लिए, खास करके अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक के लिए उनकी जो लड़ाई थी, उनको लोगों को मैं बताता रहा। और चूंकि ये क्षेत्र उस समय विधानसभा में भी रिजर्व था और लोकसभा में भी रिजर्व था, तो इन मेहनत के पीछे मेरा कोई स्वार्थ भी नहीं था कि मैं विधायक बन जाऊंगा, सांसद बन जाऊंगा। माननीय कांशीराम साहब के विचारधारा को लेकर के, माननीय दाऊराम रत्नाकर जी के जो संघर्ष है उससे प्रेरित हो करके लगे रहे। और उस कड़ी में पुराने विधानसभा मालखौदा से लालसा खुंटे जी को जिताए भी। तो निरंतर एक एक घर, एक एक परिवार से जुड़ करके जाते रहे। लोगों की छोटी छोटी आवश्यकता, जैसे बिजली गोल हो जाना, बिजली के मीटर लगाने के लिए जो भ्रष्टाचार था, 445 रुपये मीटर लगना है, लेकिन बिजली विभाग वाले 1500-1600 रुपये गाँव वाले से ले लेते थे। ऐसी छोटे छोटे ज़रूरत जो आम आदमी के जीवन को प्रभावित करता था, उसके लिए निरंतर आंदोलन किए। पानी के लिए आंदोलन, खाद के लिए आंदोलन, बिल के लिए आंदोलन, कहीं राजस्व विभाग में भ्रष्टाचार है उसके लिए आंदोलन। तो उस आंदोलन से लोग बहुत
जागरूक भी हुए, अपने अधिकार को भी समझे, और जब अधिकार को समझे, जागरूक हुए, तो हमसे भी व्यक्तिगत तौर से और वैचारिक रूप से जुड़ते गए। जी। तो एक बहुत बड़ा युवा लोगों का टीम बन गया, एक बहुत बड़ा टीम। आज भी वो टीम हमारे साथ है, एक बहुत बड़ा टीम बना युवा लोगों का, और वही बाद में हमको जो है राजनीतिक सपोर्ट किए। जी, आपने कहा कि आपका एक लंबा अरसा गांव में बीता है, गांव में जो लोग रहते हैं उनके साथ बीता है, आप उनकी समस्याओं को गहराई से समझे हैं, नज़दीक से समझे हैं। जब पहली बार आप चुनाव के मैदान में आए, चुनावी मैदान में आए, तो आपके सामने जो समस्याएं थी, क्योंकि आप पहली बार चुनाव लड़े थे, आपके सामने कहीं ना कहीं एक समस्या तो था कि कैसे फेस करना, कैसे स्ट्रेटजी बनाना है। तो जो समस्या की जब बात करते, लोगों से आप जब चर्चा करते थे, तो उस समय लोगों की समस्याएं मुख्य रूप से क्या थी, और कितना काम करने की आपके अंदर इच्छा थी कि मुझे इसी क्षेत्र में जाके काम करना है? देखिए, जयपुर विधानसभा में चुनाव लड़ा। विधानसभा निरंतर उपेक्षित रहा, रिजर्व सीट था। यहाँ से जीते तो बड़े बड़े लोग मंत्री तक बने, लेकिन गांव विकास से कोसों दूर था, सड़क की कमी, बिजली की कमी। तो एक उम्मीद, जब पहले विधायक नहीं बने थे तब संघर्ष करके जो प्रयास था हमारा, उससे लोग प्रभावित भी थे। और पहली बार चुनाव लड़े तो साथियों ने भी बहुत जोर खरोश के साथ क्षेत्र के युवा लोगों ने मदद किया, और जो मदद मिला गांव में, जो आशीर्वाद हमको लोगों से मिला, तो हमको तो ये भी नहीं लग रहा था कि हम चुनाव हार जाएंगे, हम चुनाव जीत रहे हैं, ऐसा लग रहा था। लेकिन जब रिजल्ट आया तो 9,000 वोट से हार गए। तो चूंकि पहले भी एक एक बूथ पे जाके काम किए हैं, तो एक एक गांव के समस्याओं से मैं परिचित था। कौन से गांव में सड़क नहीं है, कौन से मोहल्ले में बिजली नहीं है, कहाँ की स्कूल जर्जर है, कहाँ आंगनबाड़ी की आवश्यकता है, कहाँ गोदाम की आवश्यकता है, ये तमाम चीज़ों से अवगत था। और 8 पे नहीं जीते, 13 में जब जीते, तो इन्हीं जानकारी को लेकर के हम शासन से और प्रशासन से लड़ते रहे। चूँकि विपक्ष में थे तो लड़ते रहे, बहुत आवश्यकताओं को पूर्ति भी किए क्षेत्र में। आवाज़ भी बहुत सारी आवश्यकता है जिनको हमने नहीं करवा पाया। जी, किसानों की समस्याओं की जब हम चर्चा करते हैं सर, तो अभी भी देखते हैं तो कहीं ना कहीं समस्या बना हुआ है। चाहे सिंचाई को लेकर बात कर ले, या फिर जो खाद की उपलब्धता है उसको लेकर बात कर ले, या फिर बिजली की बात कर ले, तो क्या कारण रहा कि उनकी समस्याओं का समाधान अभी तक नहीं हो पाया? देखिए, मैं जहाँ तक समझता हूँ, ये समस्या निरंतर बना रहेगा, क्योंकि सरकार जो है नीचे जीवन यापन करने वाले के बारे में तो बात तो करता है, लेकिन उसकी आवश्यकता की पूर्ति क्यों नहीं हो पा रहा है, ये कभी गंभीरता से सरकार ने नहीं सोचा। जैसे सरकार किसी के हो, मैं यहाँ कांग्रेस, बीजेपी और बसपा की बात नहीं कर रहा हूँ। आज जैसे खाद की कमी है, खाद का अंतिम दिन आ गया डालने का, आज रेक लग जाएगा तो क्या किसान को क्या फायदा हो जाएगा? तो ये खाद की आवश्यकता कब से होना चाहिए, खाद हमारे सोसाइटियों पे या प्राइवेट दुकान पे कब आना चाहिए, ये जब तक सरकार इस पे नज़र नहीं रखेगा, प्रशासन के अधिकारी उसको फॉलो नहीं करेंगे, निगरानी नहीं करेंगे, तो किसान के पास तो ये समस्या रहेगा। अब नहर बना है, डैम से पानी आना है, तो वो तो निरंतर एक प्रक्रिया है, टूटेगा फूटेगा, हर साल उसकी मरम्मत होना चाहिए। जी। और ये जब इस पे जनप्रतिनिधि या उस विभाग के अधिकारी ध्यान नहीं देंगे तो ये समस्या निरंतर बना रहेगा। इसीलिए मैं किसानों को हमेशा बोलता हूँ, नेता कोई भी रहे, सरकार किसी की भी रहे, आप जागरूक हो, आप अपने अधिकार को समझो, आप अपने लिए लड़ाई लड़ो, संघर्ष करो। मैं तो आज भी बोलता हूँ किसानों को, आज चक्का जाम कर रहे हो, कोई मतलब नहीं, इसको आपको मार्च अप्रैल जून में करना था ये चक्का जाम। भाई आपको तो मालूम है, मैं 10 एकड़ खेती कर रहा हूँ तो मेरे को 20 बोरे यूरिया, 10 बोरा डीएपी, 20 बोरा डीएपी, 5 बोरा पोटाश की आवश्यकता है। अब आज गोदाम पे नहीं है, तो उस समय आपको आंदोलन करना चाहिए था। जी। और 10 साल जब मैं विधायक रहा
10 साल मैं विपक्ष में रहा, 5 साल कांग्रेस भाजपा का सरकार था, 5 साल कांग्रेस का। जी। लेकिन 10 साल में इस क्षेत्र में आप एक भी गांव में पूछ लीजिए, एक दाना खाद की कमी नहीं रहा, क्योंकि समय के साथ हम किसान के बोलने के पहले आंदोलन करते थे, लड़ते थे, सड़क पे बैठते थे, 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 6 दिन तक, 7 दिन तक हम सड़क पे बैठ करके सरकार को, प्रशासन के अधिकारियों को उनका ध्यान इधर आकर्षित किए और खाद लाए हैं। ये तो खरीफ फसल की बात है, हमने तो गर्मी फसल में भी इस क्षेत्र में खाद दिलवाने का काम किया था। जी, ये कितना आश्चर्य की बात है और सोचने की ज़रूरत है सर इसमें। जैसे पार्टी, सत्ता किसी पार्टी का हो, लेकिन जब बात आती है आम जनता की भलाई के लिए, उसके विकास के लिए, तो ये देखा जाना चाहिए कि कैसे उनका उत्थान हो सके। कांग्रेस पार्टी का नियम अलग रहता है, पॉलिसी अलग रहता है, जब सत्ता में बीजेपी आती है तो उनका अलग रहता है। तो ये फ्रेमिंग आप अपने हिसाब से कीजिए, लेकिन भलाई तो जनता का होना भी ज़रूरी है। अगर आप जैसे कि बीएसपी से हैं, तो अगर भारतीय जनता पार्टी का सरकार है तो कहीं ना कहीं भेदभाव होता है। हम जब चर्चा करते हैं विधायकों से तो उनका कहना रहता है कि अगर सत्ता पक्ष का रहता है तो काम बेहतर तरीके से होता है, लेकिन जब विपक्ष की पार्टी सत्ता में रहती है तो काम उसके हिसाब से नहीं हो पाते। तो ऐसा नहीं होना चाहिए ना सर। देखिए, जनप्रतिनिधि चुनने के बाद उस सदन पे, चूंकि भारत की राजनीति ही दल के आधार पे है, तो दल तो रहेगा, लेकिन वहाँ दल के आधार पे जो है कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, हमारा भी मानना है। और भेदभाव करते हैं, इसमें कोई शंका नहीं है। लेकिन जब आप जागरूक रहेंगे, आप लड़ेंगे, आप संघर्ष करेंगे, आप अपनी आवश्यकता को, क्षेत्र की आवश्यकता को कितने बेहतर ढंग से उस सदन पे सरकार के सामने ला रहे हैं, वो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और अगर बेहतर ढंग से आप अपनी आवश्यकता को बताते हैं तो सरकार किसी का रहे, उनको चाहे स्वेच्छा से या मजबूरीवश उस काम को करना पड़ता है जी। और हम करवाते आए हैं जी। और ऐसे बहुत सारे उदाहरण दे देंगे इस क्षेत्र में कि सरकार के नहीं चाहने के बावजूद सड़क पे संघर्ष करके और सदन पे लड़ाई लड़के, कभी प्रश्नों के माध्यम से, कभी ध्यान आकर्षण के माध्यम से, कभी विभिन्न विभाग के अनुदान मांगों पे चर्चा करके हमने अपनी बातों को रखा है और सरकार सुन करके इस क्षेत्र में किए भी हैं। जी, पलायन का समस्या अभी भी समस्या बना हुआ है सर, तो इस पर कितना काम करने का ज़रूरत है अभी वर्तमान में? कैसा काम इससे पहले हो जाना चाहिए था, क्या लगता है आपको? देखिए, पहले तो सरकार स्वीकार भी नहीं करता था पलायन हो रहा है। जी। हमारे बहुत सारे प्रश्न जब पूछते थे कितने मजदूर बाहर गए, तो सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं था। पहली बार सरकार के पास आंकड़ा आया कोरोना काल पे, जब मजदूर बाहर गए थे वापिस आए, तो वो भी एकदम सही आंकड़ा नहीं है। ठीक है, सरकार ने ट्रेन से, बस से कुछ मजदूरों को लाया, लेकिन कुछ मजदूर स्वयं के साधन से आ गए। तो ये पलायन बहुत बड़ी समस्या है और बहुत बड़े इस क्षेत्र के लोगों की, मैं बोलता हूँ, मजबूरी है, चाहे पेट के लिए या उसके परिवार के लिए ये मजबूरी है। 2-4% लोग शौकिया रूप से जाते होंगे, लेकिन लगभग 90% मजबूरी में जाते हैं। हाथ पे काम नहीं है, मनरेगा में काम कर लेंगे, सरकार चाहे कुछ भी रेट निर्धारित है, इंजीनियर मूल्यांकन कम कर देगा और मनरेगा में मिलेगा कब, इसकी कोई गारंटी नहीं है। जी। क्या पता वो 15 दिन काम किया और उस मजदूर का पैसा दूसरे खाते में चला गया। अब 15 दिन के काम के लिए वो कहाँ कहाँ लड़ेगा, किसके किसके पास लड़ेगा, कहाँ कहाँ शिकायत करेगा। और वो भी नॉमिनल, 12 महीने में 30 दिन का उसको काम मिल गया, वो बहुत बड़ी बात है। बाकी गांव में कृषि के अलावा कोई रोजगार का अवसर नहीं है, तो मजबूरी पे लोग जाते हैं। और इस पर सरकार को गहन चिंतन करके, कोई विचार करके सोच बनाना चाहिए। जी। इधर रोजगार के अवसर देना चाहिए। अब रोजगार के अवसर के लिए मान लीजिए कोई प्लांट खुल गया, एक उदाहरण स्वरूप यहाँ चांपा में हमारा PIL है, लोहे की फैक्ट्री है, बिजली उत्पादन भी होता है। आप वहाँ कर्मचारी की संख्या को पूछेंगे तो 6000
वहाँ नियमित कर्मचारी होंगे। और 6,000 में मूल रूप से कितने छत्तीसगढ़ के हैं करके आप जब वहाँ देखेंगे तो केवल 6,000 में 500 मूल रूप से छत्तीसगढ़ के हैं, बाकी 5,500 लोग बाहर से हैं। छत्तीसगढ़, बल्कि जब OPIL बना तो MP था, तो मैं MP की बात करता हूँ, तो MP के बाहर के हैं। अब छत्तीसगढ़ के पानी, छत्तीसगढ़ की ज़मीन, छत्तीसगढ़ का धरती, छत्तीसगढ़ का पेड़ कटा और वहाँ प्लांट लगा, उसमें बाहर के लोग आकर के, तो हमारे छत्तीसगढ़ के लोग तो बाहर जाएंगे ही। तो ये समस्या है और इस पर सरकार को कड़ा नियम बनाना चाहिए, स्थानीय लोगों को उसमें अवसर देना चाहिए, तब कहीं ये पलायन रुकेगा। जी, जब पॉलिसी बनाई जाती है तो लोगों की भलाई के लिए बनाई जाती है, लेकिन जैसी सत्ता बदलता है, जो पॉलिसी बनाई गई थी इससे पहले उसको चेंज करके नया पॉलिसी बनाया जाता है। तो सत्ता बदलता अच्छी बात है, लेकिन जो पॉलिसी चल रही है उसको जब तक कंटिन्यू करेंगे उसका लाभ कैसे मिल पाएगा? तो जो पॉलिसी बदलने वाला है इसको कितना सही मानते हैं आप? देखिए, पॉलिसी बनाने वाले तो वही अधिकारी कर्मचारी हैं। जिस दल का सरकार रहता है उनका कार्य किस दिशा में है वो थोड़ा सा हिंट करते हैं, हमको इस दिशा में काम करना है। तो मैं सोचता हूँ सरकार किसी दल पार्टी का रहे, जो भी पॉलिसी बनता है, पॉलिसी कोई खराब नहीं रहता। पॉलिसी अच्छे सोच, सकारात्मक सोच लेकर के बनाया जाता है, लेकिन पॉलिसी बना देने से ही समाधान नहीं है। वो धरातल पे कैसे वो उतर रहा है, उसमें बिना भ्रष्टाचार के क्या वो धरातल पे जा रहा है, लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। अब मान लीजिए आज की पॉलिसी है किसानों को सब्सिडी, ड्रिप में सब्सिडी है, स्प्रिंकलर में सब्सिडी है, ट्रैक्टर में सब्सिडी है, हार्वेस्टर में सब्सिडी है और बहुत बड़ा सब्सिडी है। और ये बीजेपी का गवर्नमेंट है तब भी है, कांग्रेस का गवर्नमेंट है तब भी। लेकिन आप जब धरातल पे जाएंगे, एक ट्रैक्टर लेने वाले किसान को आप जा कर के पूछिए आपको कितना सब्सिडी मिला, तो आपको बताएगा भैया रिकॉर्ड में तो 3 लाख मिला, लेकिन मेरे को तो वास्तव में 2 ही लाख मिला, 1 लाख तो डीलर और अधिकारी लोग खा गए। तो योजना सबका सही है, योजना को क्रियान्वयन अगर सही ढंग से नहीं हो रहा है, प्रशासन अगर करप्ट है, भ्रष्ट है, काम करने वाले अगर सही ढंग से काम नहीं कर रहे हैं, तो लोगों को उसका लाभ मिल पाना जी कठिन है। शिक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम तो हुआ है, लेकिन जिस तेज़ी के साथ और जिस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के साथ काम होना चाहिए था, कहीं ना कहीं उसके हिसाब से नहीं हो पाया है। तो इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? क्या इच्छा शक्ति की कमी थी राज्य सरकार की, या फिर जो यहाँ के रिप्रेजेंटेटर थे अपने हिसाब से काम नहीं करवा पाए? नहीं, उसमें इच्छा शक्ति की कमी तो मैं नहीं बोलूँगा, क्योंकि किसी भी सरकार ने, जैसे भूपेश बघेल जी ने इंग्लिश मीडियम की स्कूल खोला, बहुत अच्छा सोच था कि गांव के बासी खाने वाले का बच्चा भी उस इंग्लिश मीडियम में पढ़े। उन्होंने बिल्डिंग तो उपलब्ध करा दिया, लेकिन उस स्कूल, जिस स्तर के स्कूल खोल रहे उस स्तर का शिक्षक उन्होंने उपलब्ध नहीं कराया। संविदा पे लोग कितने दिन तक रहेंगे? आज यहीं आप जयपुर के स्कूल में जाके देखेंगे और एक प्राइवेट स्कूल से तुलना करेंगे, तो उस प्राइवेट स्कूल में 50 की स्टाफ है और यहाँ 10 की स्टाफ है। तो वही मैं बोला, नीति तो बढ़िया है, लेकिन उसको फॉलो करने वाले नहीं हैं। शिक्षा गारंटी दिग्विजय जी लाए, बहुत अच्छा स्कीम था। 1-1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल होना चाहिए, 3 किलोमीटर पे मिडिल स्कूल होना चाहिए। तो 1 किलोमीटर पे प्राइमरी स्कूल हो तो वहाँ उसको पढ़ाने के लिए शिक्षक की भी व्यवस्था होना चाहिए, लेकिन आज तक इसको गवर्नमेंट नहीं कर पा रहा है। एकल शिक्षक ही नहीं होना चाहिए स्कूल बोलते हैं। अब मैं तो बोलता हूँ शिक्षक विहीन स्कूल है यहाँ बहुत सारे, जहाँ शिक्षक ही नहीं है, दूसरे जगह अटैचमेंट करके काम चला जा रहा है, चल रहा है। एकल शिक्षक की तो अधिकांश जगह है। हाँ, बिल्डिंग पूरा कर दिए, बिजली लग गया, शौचालय बन गया, लेकिन इतने में ही पूरा नहीं होता। जो शिक्षा की गुणवत्ता वहाँ पढ़ाने वाले शिक्षक के ऊपर है,
उनको कैसे सरकार ने ट्रेनिंग दिया, उनको कैसे सरकार निर्देशित कर रहे है उसके ऊपर है। और किए तो हैं, बहुत सारे स्कूल खुला है, इसमें कोई शंका नहीं है, कॉलेज भी खुला है, आपके ITI भी खुला है बहुत सारे। मेरे ही काल में मेरे ही विधानसभा में 2 ITI, एक कॉलेज खुला। जो कॉलेज बने हैं उसमें बहुत सारा और विषय समाहित हुए। और स्वास्थ्य में हॉस्पिटल बना है, लेकिन सबसे बड़े उसमें भी कमी है तो डॉक्टर की कमी है, स्टाफ की कमी है। और सरकार कोई भी हो, ये न जाने क्यों सामान्य चीज़ों के लिए गंभीर नहीं रहता। आज वो जितने कर्मचारी 16,000 ज़्यादा हड़ताल पे हैं जी हैं, अब डॉक्टर दवाई भी लिख देगा तो उसको दवाई कौन देगा? यहाँ तो रेगुलर कर्मचारी हैं नहीं हैं, सभी के सभी उसी जहाँ हड़ताल पे हैं वहीं के कर्मचारी हैं। तो या तो सरकार को उनकी सुननी चाहिए, या फिर उस हड़ताल को कैसे भी स्थिति पे ये सरकार की जवाबदारी बनता है कि उसको समाप्त करें जी। कितने लंबे समय तक शिक्षाकर्मी लोग आंदोलन करते रहे, 1-1 महीना 2-2 महीने तक, कहाँ बच्चे का भविष्य कहाँ दिखा? वही हॉस्पिटल की हो गई है हालत। हम देखते हैं सर, अभी भी लगभग 60 से 70 हज़ार ऐसा वैकेंसी है जिसको भरा जाना बहुत ज़रूरी है शिक्षा के क्षेत्र में। और जहां आप जैसे भी बात करते थे कि जो स्वास्थ्य विभाग है उस क्षेत्र में भी काम, वहाँ वैकेंसी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो क्यों नहीं भर पा रहे? क्या सरकार के पास फंड की कमी? जब सरकार से हम सवाल करते हैं तो उनका कहना था कि हमारे पास फंड की पर्याप्त मात्रा है, लेकिन जब उसको इम्प्लीमेंटेशन करने की बात आती है तो युक्तिकरण जैसे कि रास्ता निकाल के आते हैं जो सही नहीं मानते कई लोग। तो क्यों नहीं इसको फिल कर पा रहे वैकेंसीज को? देखिए, सरकार कुछ भी बोले, सरकार के पास फंड की कमी तो है, और इसीलिए कोई भी सरकार बनता है। चुनाव के पहले चाहे घोषणा पत्र में, संकल्प पत्र में या अपनी भाषणों पे कुछ भी वादा करते रहे हों, लेकिन चुनाव जीतते हैं तो भी भर्ती नहीं करते। कांग्रेस की गवर्नमेंट है, उन्होंने 5 साल पे क्या किया? आज भारतीय जनता पार्टी की गवर्नमेंट है, वो 5 साल में क्या कर रहे हैं? तो आने वाले दिन में भी सरकार होगा, उनका भी वही है। भाई, आपकी नीति है, आप उस नीति से भर्ती कर रहे हैं, तो आप ऐसा पारदर्शी नीति बनाओ ना, किसी को कोर्ट जाने की जरूरत नहीं है। अब एक आदमी कोर्ट गया, अब पूरे 10,000 वैकेंसी को रोकवा दिया, तो ये मैं तो सोचता हूँ सरकार की कमजोरी है। ये सरकार की कमजोरी है कि आप ऐसा नीति क्यों बना रहे हो जिसमें लोग कोर्ट जा करके आपकी भर्ती को भी प्रभावित कर दें। जब हम चर्चा करते हैं सर यहाँ के लोगों से या फिर जो अलग अलग विधानसभा क्षेत्र के, तो उनका कहना रहता है कि वैकेंसी सरकार निकाल नहीं रही है और आर्थिक विकास करने के नाम पर वो खुद का विकास कर रहे हैं, खजाना को भर रहे हैं। जगह जगह शराब की दुकानें खुल रही हैं। आजकल जब जैसे हम एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए गए थे तो वहाँ बगल में फैमिली वाले खाना खा रहे थे और बगल में ही शराब की बोतल लेके शराब ग्रहण कर रहे थे। तो ये कितना खतरनाक है। अभी के समय में जब हम बात करते हैं कि धान का कटोरा है, लगातार इसको हम देख रहे हैं, तो ये शराब का कटोरा बनता जा रहा है, तो कितना चिंतन का विषय है। देखिए, अब शराबबंदी की बात कांग्रेस ने कहा, 5 सालों सरकार में रहे, जब वो सत्ता में थे तो सदन पे जब भी सदन बैठा है, ऐसा कोई दिन नहीं रहा होगा जिस दिन शराबबंदी की बात ना की हुआ होगा। उस समय कांग्रेस बोलते थे हम कमेटी बनाए हैं, हम एकाएक शराब को बंद कर देंगे तो इसके जो आदी है वो मर जाएंगे। अब सत्ता परिवर्तन हो गया, अब भारतीय जनता पार्टी सरकार में आ गया, अब वो शराबबंदी की बात भूल गए। जो विपक्ष में उन्होंने सत्ता पक्ष को कहा कि आप शराबबंदी करेंगे बोल रहे थे, अब वो सत्ता पे आए तो दुकान बढ़ा दिए। और एक बहुत बड़ी और एकदम सही सच्चाई मैं आपको बता रहा हूं, ये केवल सरकार के फंड के लिए ये शराब नहीं चल रहा है। मान लीजिए पूरे साल में शराब से कितना इनकम होता है या कितने राजस्व आता है, ये सरकार को पूछेंगे। और उस राजस्व के कारण कितना नुकसान होता है, कितने लोग हॉस्पिटल जाते हैं, कितना रोड एक्सीडेंट होता है, तो उन क्षति का जब आकलन करेंगे तो एक्चुअल में रेवेन्यू जो है उससे राजस्व न्यूनतम आता है। लेकिन
वही शराब एन केन प्रकारेण नेताओं को चलाता है, सरकार को चलाता है। इसी कारण कोई दल और पार्टी उसको बंद नहीं करना चाहता। और आज भी मैं दावा कर रहा हूं, कोई भी सरकार आ जाए वो नहीं चाहेंगे कि बंद हो जाए, बल्कि और बढ़े। जी, तो आपराधिक घटनाएं जिस प्रकार से लगातार बढ़ रही है और सरकार, जो भी सरकार आती है सत्ता में, उनका दावा रहता है कि हम उसको कंट्रोल कर देंगे, लेकिन जब तक जो नशीली पदार्थ है वो अवेलेबल हो रहा है मार्केट में तो पॉसिबल ही नहीं है। तो अपराधों के ऊपर लगाम लगाने की बात करते हैं, लेकिन शराब लगातार मिल रही है, तो फिर कैसे पॉसिबल हो पाएगा ये? देखिए, कुछ समय से तो आप भी इन चीज़ों को महसूस कर रहे होंगे कि पुलिस का धमक अब अपराधियों में नहीं रहा। उसका कारण है करप्शन, या उसका कारण पुलिस विभाग में स्टाफ की कमी, क्योंकि राजनीतिक संरक्षण को भी कहीं ना कहीं अब राजनीतिक संरक्षण तो है ही, पहले भी था, आज भी है, लेकिन स्टाफ की भी कमी है। और करप्शन एक बड़ा कारण है, जिसके कारण आज बेखौफ हो करके लोग घूम रहे हैं। आज रायपुर में जो मामला उठा है ड्रग्स का, क्या एकाएक कल आ गया? शुरुआत तो कहीं ना कहीं से हुआ होगा। और जब शुरू हुआ, आज इतने बड़े स्तर पे गिरफ्तार हो रहे, इतने बड़े स्तर पे जांच चल रही, इतने बड़े स्तर पे लोग उसमें इन्वॉल्व हैं, तो क्या शुरुआत दौर पे जो भी सरकार रहा होगा, जो भी सरकार के अंग रहे होंगे, जो भी पुलिस विभाग रहा होगा, उनको पता नहीं चला होगा। लेकिन यही करप्शन, संरक्षण, हफ्ताखोरी, महीने पे पैसा लेना, यही कारण है क्या जो बड़े घाव के रूप में जो है बन गया है। जी, पुलिस का धमक जब तक नहीं रहेगा, अपराध कम नहीं होगा। और जब तक नशा रहेगा, ना आप एक्सीडेंट को कंट्रोल कर पाएंगे, ना आप बीमारी को कंट्रोल कर पाएंगे, और नहीं आप अपराध को कंट्रोल कर पाएंगे। जी, कांग्रेस पार्टी के भीतर और बीजेपी पार्टी के भीतर कुछ विधायक ऐसे हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, मैं नाम लेना चाहूँगा, लेकिन जब पार्टी अपने पार्टी की फ़ायदा को देखते हुए, पार्टी का फ़ायदा देखते हुए अगर ऐसे लोगों को टिकट देती है और जीत कराते हैं, तो उनका जो प्रतिनिधि रहता है उस क्षेत्र में कहीं ना कहीं प्रभावित होता है। तो कितना सही है विकास के लिए प्रदेश की, या फिर पार्टी विकास के लिए जनता के साथ खिलवाड़ करना? अब देखिए, उस क्षेत्र के जनता लोगों को भी इतना जागरूक होना चाहिए कि जिसको हम अपने हाथ पैर और मुंह बना करके, चाहे छत्तीसगढ़ के विधानसभा में भेज रहे हैं या लोकसभा में भेज रहे हैं, मैं तो लोकसभा विधानसभा की बात अलग है, अपने एक वार्ड की पंच बना रहे हैं या सरपंच बना रहे हैं, तो कैसे लोगों को बनाना चाहिए, ये मतदाता में जागरूकता होनी चाहिए। और मैं पढ़े लिखे से ही योग्यता की आकलन नहीं करता। अगर कोई पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन क्षेत्र को बेहतर समझता हो, नियम कानून कायदा जानता हो, तो सदन पे अच्छे से बोल सकते हैं। मैं तो ऐसे भी देखा हूँ 10 साल के अपने कार्यकाल पे बड़े अच्छे पढ़े लिखे लोग हैं, लेकिन 5 साल में उन्होंने सदन पे एक शब्द नहीं बोला। तो ऐसे भी शिक्षक का क्या महत्व है, जो पढ़ा लिखा हो लेकिन अपने क्षेत्र के अधिकार के बारे में, अपने क्षेत्र की आवश्यकता के बारे में एक शब्द नहीं बोले। तो और ये आम जनता को जागरूक होना चाहिए, कौन हमारे लिए लड़ सकता है, कौन हमारी बातों को सुन सकता है, किससे हम बहुत आसानी से मिल करके अपनी बात को रख सकते हैं। भाई, आम जनता अपनी बात को अपने नेता के पास रख नहीं पाएगा तो उसकी समाधान क्या है? तो निश्चित रूप से जब अच्छा प्रतिनिधि क्षेत्र का रहेगा तो सब चीज़ की सुविधा आम लोगों को मिलेगा। आपने बहुत बड़ी बात कह दी सर। आगे बढ़ते हैं। इसी कार्यक्रम में सर हमारी चर्चा हुई थी टी.एस. बाबा जी के साथ में, और भी कैबिनेट मंत्री जो कांग्रेस के समय रहे हैं, तो उनका ये कहना है कि कांग्रेस पार्टी जो 5 साल में काम किया है वो बहुत बेहतर तरीके से काम हुआ है, लेकिन चूँकि हम लोग आपस में सामंजस्य नहीं बना पाए, इसकी वजह से हम लोग को हार का सामना करना पड़ा। तो आपको भी लगता है कि कांग्रेस पार्टी 5 साल में बेहतर काम की है अगर तुलना करें बीजेपी की? देखिए, बेहतर काम सब कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी भी कर रहा है, कांग्रेस भी कर रहा है, और करेंगे क्यों नहीं। सत्ता पे इसीलिए आए हैं। कोई किसी नेता के घर का फंड थोड़ी है, तो हमारा फंड है, सरकार का फंड है, कि जनता का फंड है, आम आदमी का फंड है, उसका उपयोग इनको करना है। हाँ, लेकिन 5 साल में भूपेश बघेल ने जो किया
एक काम मैं निश्चित रूप से कहूँगा कि छत्तीसगढ़ के आम लोगों के स्वाभिमान को उन्होंने बढ़ाने का काम जरूर किया। छत्तीसगढ़िया कहलाने से कोई लोगों को तकलीफ नहीं होता, बड़े गर्व के साथ हम छत्तीसगढ़िया हैं। नहीं पहले छत्तीसगढ़िया कह देने से ना थोड़े अफसोस, मन में ग्लानि महसूस होता था, लेकिन स्वाभिमान को जरूर उन्होंने बढ़ाया। किसानों को महत्व दिया, इसमें कोई शंका नहीं है, लेकिन प्रशासन पे जो पकड़ होनी चाहिए, करप्शन जो रुकना था, न भूपेश बघेल रोक पाए, न वो चीज़ वर्तमान सरकार कर पा रहा है। जी, एक सवाल सर हमारे मन में आता है, हम चर्चा भी करते हैं लोगों से, तो उनका कहना रहता है कि अगर यहाँ का जो अधिकारी हैं छत्तीसगढ़ में काम कर रहे हैं, अगर उनको छत्तीसगढ़िया को बनाया जाए, जैसे बाहर से आते हैं यहाँ पोस्टिंग होता है, तो उन लोग कैसे समझ पाएंगे? जब तक यहाँ के लोकल लोग नहीं रहेंगे, हमारी भाषा को नहीं समझेंगे, हमारे की सुख दुख को नहीं समझेंगे, तो फिर कैसे पॉलिसी अच्छे से फ्रेम कर पाएंगे? तो आपको भी लगता है कि यहाँ जो बड़े स्तर पर प्रशासनिक अधिकारी आते हैं उनको छत्तीसगढ़िया होना चाहिए? नहीं, ऐसी बात नहीं है कि वो छत्तीसगढ़िया हैं, वो बाहर के हैं। वो तो सरकार के दिशा निर्देश पे काम करते हैं। जैसे बड़े अधिकारी में हम माने कलेक्टर को, एसपी को, तो सरकार का जैसा दिशा निर्देश रहता है वैसी वो काम करते हैं। अब बाकी अधिकांश जगह तो छत्तीसगढ़ के लोग भी हैं, तो ये वही रहेंगे तो काम होगा, ऐसी बात नहीं है। सरकार का नियत अगर सही है, सरकार का दिशा निर्देश अगर सही है, तो अधिकारी कर्मचारी कोई भी हो बेहतर काम होगा। लेकिन मैं देखता हूँ सरकार की मंशा ही नहीं है अच्छा काम करवाने के लिए, केवल रिकॉर्ड में ही सब काम है। हर साल नीति बदलना, हर साल कुछ नया चीज़ लाना। अभी किसान लोग परेशान हैं, वो नया एक पंजीयन, वो पंजीयन नहीं होगा तो धान नहीं बेच पाएंगे। अब उस पंजीयन में बहुत सारी दिक्कत है। अब जैसे मेरा ही एक गांव का ज़मीन है, वो हो गया पंजीयन, लेकिन दूसरे गांव का वो नहीं ले रहा है। तो इस तरह के रोज नई नई चीज़, नया नया नियम, नया नया कानून लागू करेंगे और लोग परेशान हैं, और उसका नाजायज फायदा अधिकारी लोग उठाते हैं, कर्मचारी लोग उठाते हैं। जी, किस प्रकार देखते हैं आप, चूँकि भाजपा की यहाँ वर्तमान में 20 महीने लगभग पूरा होने को है, कितना काम हो पाया है? क्योंकि जब हम चर्चा करते हैं जैसे विष्णुदेव साह जी से हो गया या फिर अरुण साहब जी से हो गया, विजय शर्मा जी से, तो उनका कहना है कि जो वादे किए थे बीजेपी सरकार, उससे उसको पूरा करने के बाद और हम आगे उससे बढ़ रहे हैं। तो 20 महीने का तुलना अगर कांग्रेस की 5 साल से करें तो कहीं ना कहीं हम उससे बेहतर काम करके दे रहे हैं। जी, निश्चित रूप से विष्णुदेव साय ने बहुत अच्छा काम किया है। बहुत सारे मोदी की गारंटी करके जो उन्होंने विधानसभा चुनाव में वादा किया था, किसानों को तो 3100 रुपये दे ही रहे हैं, ये सबके सामने है। 21 क्विंटल धान भी खरीद रहे हैं। महिलाओं के लिए उन्होंने मातारी बंधन के माध्यम से 1000 रुपये दे रहे हैं। और बहुत सारे चीज़ जो उन्होंने घोषणा किया था, चाहे मितानिनों के लिए हो, चाहे शासकीय कर्मचारियों के लिए हो, वो बहुत सारे वादा पूरा किए हैं। और ये तो निरंतर एक प्रक्रिया है, आने वाले दिन में भी चलता रहेगा। जब कोई सरकार संवेदनशील होकर के काम करता है, लोगों की बातों को सुनता है या अपनी वादा को पूरा करता है, तो और लोगों में उम्मीद जगता है जी, और लोग जो है मांग करते हैं जी। आज जो आंदोलन दे रहे हैं, उसी का एक कड़ी है। और 20 महीने बस अभी हुआ है। अभी तो इस सरकार को और जो है 3 साल और 4 महीना काम करना है, तो बाकी जो बच गया होगा उसको निश्चित रूप से पूरा करेंगे। जी, आप अपने राजनीतिक करियर का बहुत लंबा अरसा बीएसपी को दिए हैं, लेकिन ऐसा क्या कुछ हुआ कि बीएसपी से मोह भंग हुआ आपका, बीजेपी की ओर आपका शिफ्ट आना हो गया? देखिए, वैचारिक रूप से मैं राजनीति में शुरुआत से ही बीएसपी से जुड़ा रहा। अब आज भी मैं अपने राजनीतिक प्रेरणा स्रोत के रूप में माननीय कांसीराम साहब को देखता हूँ। संघर्ष और मुझको तमाम चीज़ों को सिखाने वाले के रूप में।
माननीय दाऊराम रत्नाकर जी जो यहाँ के प्रदेशाध्यक्ष रहे, वर्तमान में वो बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के प्रभारी हैं, उनको देखता हूँ। उनका बहुत बड़ा छाप, उनका बहुत बड़ा असर, उनका बहुत बड़ा प्रभाव मेरे जीवन में है, मेरे परिवार में है। और एक राजनीतिक संरक्षक के रूप में मैं माननीय डॉक्टर चरणदास महंत जी को देखता हूँ। मैं कभी उनके दल पे नहीं रहा, उनके लिए मैं कभी काम नहीं किया, लेकिन एक राजनीतिक संरक्षक के रूप में रहे। मेरा पारिवारिक उनसे एक संबंध रहा और बहुजन समाज पार्टी में कभी नहीं छोड़ता। लेकिन बहुजन समाज पार्टी के विचारधारा में जुड़ करके काम करने के बाद भी उस विचारधारा के लोगों ने मुझको छोड़ा। मैं 2 बार जीतने के बाद कहीं भी चुनाव लड़ने की इच्छुक नहीं था। मैंने मंच पे घोषणा किया था कि भाई मैं 2 बार जीत गया हूँ, किसान का बेटा हूँ, कोई भी लड़ना चाहता है लड़ ले, उनको हम तन मन धन से। लेकिन लोगों ने कहा नहीं आप लड़ेंगे। और जब मैं लड़ा तो इतने भी तरघात किए, आप रिकॉर्ड देखेंगे तो आश्चर्यचकित रह जाएंगे। जिस गांव में हाथी के छोड़ दूसरे को वोट नहीं मिलता था, उस गांव में हाथी वोट खोज रहा है, चौथे नंबर 5वें नंबर पे है। तो लोगों ने जब हमको नकार दिया, उस विचारधारा ने हमको नकार दिया, तो हमको लगा कहीं हम इस विचारधारा में रह करके सही काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए लोगों ने नकारा। तब कहीं जाकर के हमने बहुजन समाज पार्टी को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी पर सम्मिलित हुए। तो भारतीय जनता पार्टी को ही आपने क्यों चुना? देखिए उसके बहुत सारे कारण हैं। एक तो देश की आज़ादी के बाद से कांग्रेस पार्टी ही यहाँ सत्ता पे रहा, और कांग्रेस की एक विशेषता बोलूं या कांग्रेस की कमी बोलूं, जो चीज वो नहीं कर पाता, दूसरे का जब सत्ता आ जाता है तो उसको के हथियार बनाता है। जैसे अभी वर्तमान में अंबेडकर जी या भारत के संविधान को अपना हथियार बनाए हैं, लेकिन अगर सबसे ज़्यादा अंबेडकर जी को रोकने का काम किसी ने किया, सबसे ज़्यादा अगर अंबेडकर जी को अपमानित किसी ने किया, तो कांग्रेस पार्टी है। लेकिन आज केवल वोट के राजनीतिक कारण अंबेडकरवाद की बात कर रहा है। दूसरा, इतने दिन देश में रहा, गरीबी हटाने की बात किया, इतने लंबे समय तक उनको अवसर मिला, चाहे शिक्षा की बात हो, व्यवसाय की बात हो, कृषि की बात हो। अगर वो चाहते तो आज क्या न क्या हो जाता। इतने लंबे अरसे तक वो सत्ता पे रहे, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाए। और माननीय मोदी जी के आने के बाद या अटल जी का जो साफ छवि था राजनीति में, इतने लंबे समय के राजनीति में रहने के बाद, देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद एक आरोप नहीं लगना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। और आज जो कर रहे हैं, जैसे पहली बार मोदी जी ने कहा कि हम इस देश को खुले से शौच मुक्त करेंगे, सबके घर में शौचालय बनाएंगे, तो हमको लगा कैसे करेंगे, सबको कैसे पैसा देंगे। तो उन्होंने वो कर दिखाया। तो एक इच्छा शक्ति बीजेपी के साथ तो है, और अच्छा काम भी कर रहे हैं। जैसे शुद्ध पेयजल जल जीवन मिशन के माध्यम से, हालांकि कुछ जगह कुछ प्रदेश में ये भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ गया, लेकिन पार्टी की या सरकार की नीयत तो साफ सुथरा है, इसलिए हमने भारतीय जनता पार्टी को चुना और भारतीय जनता पार्टी में शामिल भी हुए। जी, कुछ लोगों का कहना है कि जो ईडी का छत्तीसगढ़ में रेड पड़ रहा है, उस लगातार कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है विपक्ष के ऊपर। आपको भी उसका डर था, तो अपने आप को बचाने के लिए बीजेपी के पास जाके अपने आप को सुरक्षित करिए, ऐसा उनका कहना है। 10 साल मैं विपक्ष में रहा, किसी भी चीज़ को बोलने से न चूका। आज भी लोग अगर मेरी इंटरव्यू को सुनेंगे या आप भी देख रहे होंगे, तो हमने उन बातों को बोला जो शायद भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेता लोगों को अच्छा भी नहीं लगा होगा।
जी। हम मूलतः किसान हैं। राजनीति में हमने न पैसा कमाने के लिए राजनीति किया, न भविष्य में पैसा कमाने के लिए राजनीति करेंगे। जमीन बेच करके विधायक बने हैं और आज भी एकदम निष्ठा और विश्वास के साथ लड़ रहे हैं। और जब आपका नियत साफ होगा, आप कहीं भी गलत नहीं होंगे, तो फंसाने वाले भी परेशान हो जाएंगे। और ईडी वीडी हमारे जैसे एक सामान्य किसान लोगों के पास कहाँ से ईडी वीडी आएगा ना तो ऐसे डर की कोई बात नहीं है। चुनाव के बाद बहुत मेरे लिए एक चिंतन का विषय था, ये बात सही है कि चुनाव जब हारे तो एक चिंतन का विषय था। और जिस विचारधारा में मैं बता रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन काल से जुड़ा, जिस दल के नेता और जिस दल के कार्यकर्ता लोगों ने मुझको एक किसान के बेटा को खेत से उठा करके छत्तीसगढ़ की विधानसभा में भेजा, उस पार्टी को छोड़ा तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी मेरे को भी पीड़ा हुआ, बहुत तकलीफ हुई, लेकिन एक मजबूरी था। जब उन्हीं लोग कहने लगे कि इसको क्या हम विधायक बनाने के लिए ही इस पार्टी में, बहुत सारे केवल जातिवाद से जो कुंठित लोग हैं, जो बहुजन समाज पार्टी के माननीय कांसीराम साहब के विचारधारा को नहीं समझ पाए, एक जाति की पार्टी बना करके रखना चाहते हैं, ऐसे लोगों के कारण उस दल को मेरे को छोड़ना पड़ा जी। और जब हम विचार विमर्श किए लोगों से, तब सब लोगों से, राजनीति में ऐसा है, अगर एक अकेला मैं अपने मन से करूंगा तो पॉसिबल नहीं, तो नहीं, एक अकेला अपने मन से करूंगा तो मैं अपने समर्थकों को साथ में नहीं रख पाऊंगा। लेकिन जब सभी समर्थकों से चर्चा करके निर्णय लेंगे तो सब समर्थक हमारे साथ पे रहेंगे। तो सभी लोगों से चर्चा किए, तब कहीं जाकर के बीजेपी पे गए। ना हमको किसी भी नेता से ऐसा दबाव था, और समय समय पे तो बीजेपी और कांग्रेस वाले बोलते रहे, पहली बार चुनाव लड़े जीते तब से, कि हमारे दल पे आ जाओ करके, वो अलग विषय है। लेकिन ऐसा किसी प्रकार की नहीं है कि हम ईडी से डर करके, बल्कि आज भी हम वही संघर्ष कर रहे हैं, वही लड़ाई लड़ रहे हैं। आज आप जब हमारे पास इंटरव्यू लेने आए तो हम सुबह 7 बजे उठ करके खेत गए थे, अब खेत से आए हैं जी। तो ये तो संघर्ष करते रहेंगे जब तक जीवित रहेंगे। आप डांस बहुत अच्छे करते हैं। भतीजे के शादी में आपका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप नागिन डांस करते, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में, कैसे आपकी? देखिए, डांस तो बहुत अच्छा करता हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं चाहे विधायक रहा हूँ तो, या विद्यार्थी जीवन काल में, या आज भी एक सामान्य व्यक्ति की तरह मैं जीवन जीना चाहता हूँ। एक खुशनुमा माहौल में, घर में अगर शादी हो रहा है, खुशी का पल है और ऐसे पे लोग चाह रहे हैं, सब नाच कूद रहे हैं, तो उस माहौल पे हम भी जो है शामिल हो जाते हैं। आज भी किसी कार्यकर्ता के घर पे गए, गांव में बाराती है, अब उन लोग चाहते हैं कि थोड़ा सा भाई आप यहाँ इस बारात को और आनंददायक बना दो, तो उनके साथ शामिल हो जाते हैं। अगर हमारे कुछ करने से बहुत सारे लोग अपने आप को खुश महसूस करते हैं, तो उससे हम किसी प्रकार की परहेज नहीं करते। ना कोई दिखावा है अपनी ज़िंदगी में, केवल एक सामान्य व्यक्ति की तरह कल भी थे और आज भी हैं, आने वाले दिन में भी रहेंगे। जी। क्या आपके अंदर कुछ कसक रह गई है जिसको आप करना चाहते थे लेकिन उसको कर नहीं पाए, या आप भविष्य में उसको करने की चाह रखते हैं? बहुत सारी चीज़ है जिनको बहुत सारे हमने प्रयास किया, चाहा, उसको नहीं कर पाए। क्षेत्र की लोगों की बहुत सारी आवश्यकता है जिसको नहीं कर पाए, वो कसक आज भी है, लोग उसके कारण नाराज भी हुए। और भविष्य में अगर हमको अवसर मिलेगा तो, अवसर नहीं मिलेगा तो जिस जगह पे रहेंगे उन कमियों को दूर करने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहेंगे। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम विधायक या सांसद ही बने, हम मंत्री ही बने, हम सत्ता में ही जाएं तब उन कमियों के लिए प्रयास करें। हम तो आज चुनाव हारे हैं, तब भी उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। अब आने वाले दिन में भी
उन कमियों को दूर करने के लिए प्रयास करेंगे। जी, केशव चंद्र जी अगर राजनीति में नहीं आ रहे तो क्या करते रहते? मैं तो विशुद्ध रूप से किसान हूँ और खेती और व्यवसाय में जुड़ गया था, तो खेती और व्यवसाय ही करता। लेकिन खेती करते करते भी मैं प्रत्यक्ष रूप से राजनीति में नहीं जुड़ा था, तब भी मेरा उस समय किसान के रूप में आंदोलन जारी था। तो कहीं ना कहीं मैं किसान लोगों के लिए, मजदूर लोगों के लिए लड़ते रहता। राजनीति के अलावा आपकी रुचि किसमें है? खेल में बहुत बड़ी रुचि है, बचपन से ही खेलते आए हैं हम। यूनिवर्सिटी भी खेले हैं वॉलीबॉल पे, क्रिकेट भी खेले हैं और कृषि में बहुत ज़्यादा रुचि है। खेती पे आज भी रुचि है। जैसे मैंने आपको बताया कि आज भी मैं खेत से आया हूँ, तो आज भी हम बहुत अच्छे ढंग से खेती करवाते हैं। जी, राजनीतिक महत्वाकांक्षा कहाँ तक रखते हैं आप? मेरी कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा नहीं है कि मैं ये बनूंगा वो बनूंगा। हम जब राजनीति में जुड़े तो केवल एक संघर्ष करते जुड़े, कभी सोच नहीं था कि हम विधायक बन जाएंगे। पार्टी ने अवसर दिया, हमको विधायक बनाया। और राजनीतिक महत्वाकांक्षा अगर हमारा ऊंचा रहता तो पहली बार विधायक बनने के बाद ही बड़ी सोच बना लेते या प्रलोभन पे चले जाते। लेकिन ऐसा कुछ नहीं, हम जनता के प्रति समर्पित हैं। उनके प्रति हमने पूरे निष्ठा के साथ वफादारी निभाया। अगर उन्होंने चुना तो उनके साथ रहे, दोबारा चुना, लोगों ने तरह तरह की बात की, इस दल पे चला जाएगा, उस दल पे चला जाएगा, लेकिन हम वहाँ रह करके पूरे निष्ठा के साथ लोगों के साथ पे लगे रहे और उस विचारधारा को लेकर के भाईचारा बनाते हुए एक बहुत बड़ा कारवां इस विधानसभा पे जोड़े। माननीय कांशीराम साहब के सोच के अनुरूप जो बहुजन मूवमेंट उन्होंने जो कहा, वो बहुजन मूवमेंट वास्तव में यही जैजीपुर विधानसभा में बना था। लेकिन जब उन्होंने ही नकारा तो फिर हम कहीं नकार दिए, हमको भगा दिए, तब कहीं हमने दूसरे विचारधारा या दूसरे दल के बारे में सोचा। जी, आपका बहुत धन्यवाद सर, समय निकाले हमारे साथ चर्चा किए। जाते जाते हमारे माध्यम से कुछ संदेश देना चाहेंगे खासकर क्षेत्र की जनता को? बिल्कुल। सबसे पहले तो आपको धन्यवाद, आप हमारे गृह निवास तक आए, आपने हमारी बातों को इस इंटरव्यू के माध्यम से लोगों तक पहुंचाने का काम किया। उसके लिए मैं TNR न्यूज़ का हृदय से धन्यवाद देता हूं। आपका भी व्यक्तिगत रूप से धन्यवाद देता हूं। और आपके माध्यम से मैं लोगों को कहना चाहता हूं कि आप अपनी अगर नेता चुनते हैं तो आपके लिए जो बेहतर कर सकते हैं, हमेशा जो आपके लिए उपलब्ध रहे, आपके लिए लड़ाई लड़ें, ऐसा नेता को चुनिए। और जब आप अपने लिए न्याय चाहते हैं तो ये कभी मत उम्मीद करें कि बिना मांगे, बिना संघर्ष के आपको कुछ मिल जाएगा। आप निरंतर संघर्ष को जारी रखिए। खास करके मैं छत्तीसगढ़ के गरीब मजदूर और किसानों को कहना चाहता हूँ, हमारा स्वाभिमान, हमारा अधिकार केवल तभी तक सुरक्षित है जब तक हम जागते रहेंगे, जब तक हम संघर्ष करते रहेंगे और जब तक हम अपने साथ हो रहे अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते रहेंगे। धन्यवाद। तो आप सुन रहे थे पूर्व विधायक केशव चंद्र जी को, जिनका कहना है कि जो दायित्व यहाँ की जनता उनको दिए थे उसको करने का पूरा प्रयास किया और आगे भी प्रयास करते रहेंगे। साथियों, फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही। अगली बार आपसे फिर होगी मुलाकात एक नए कार्यक्रम में नए मेहमान के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। नमस्कार।